भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम सम्मानीय सभी आगंतुक मेहमान, हमारे साथी मिस्टर सुरेश आईजी पंजाब पुलिस, बहुत ही आत्मीय प्रोफेसर मोहन भाई पटेल, सभी सज्जनों, हमारे देश की आज़ादी को 65 बरस हो गए और इस देश में डेमोक्रेसी, सोशल रिफॉर्म जब दुनिया में के लोग सपने नहीं देख सकते थे, उससे पहले इस देश में नींव रखी गई थी। लेकिन अफसोस है, आज़ादी के 65 वर्ष हो गए, न ही इस देश में अभी तक डेमोक्रेसी आई है और न ही इस कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो होनी चाहिए हो पाए। हमारे देश में 7 पॉलिटिकल फैमिली पूरे देश को रन कर रही हैं और आने वाले समय में भी करती रहेंगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। हमने देखा एमजी रामचंद्रन साहब की डेथ हुई तो उनके उत्तराधिकारी, उनके मित्र जयललिता वहाँ की मेन उनके लीडर बन गई। करुणानिधि साहब चले जाएंगे, उनके बेटे वहाँ के राज संभालेंगे। मुलायम सिंह अगर दुनिया से चले गए तो उनका पुत्र उस पार्टी का लीडर बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक फैमिली के करीब, बीजेपी पार्टी एक आरएसएस फैमिली के करीब, काशीराम साहब चले गए तो वो भी एक फैमिली के करीब रह गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए वह हिंदुस्तान की आज़ादी के 65 वर्ष में आज तक नहीं आ पाई। हमारे देश की जीडीपी इस समय 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर में 7 फैमिली के पास 33% शेयर 7 औद्योगिक घरानों के पास है। 33% हमारे जीडीपी का 7 परिवार उपयोग करते हैं और 67% जीडीपी में देश के 121 करोड़ लोग सरवाइव करने के लिए विवश हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए कोशिश जो हमारी सरकारों को करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इस पूरे दुनिया में 140 करोड़ लोग, जो सारी दुनिया में 700 करोड़ लोग की बस्ती है 7 बिलियन, उसमें 1.4 बिलियन जो है गरीब पूरे दुनिया में है, उसमें 1/3 गरीबों की बस्ती सिर्फ भारत देश में। अगर इस देश की गरीबी को हमें ख़त्म करना है तो आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हाथ की बनी हुई वस्तु का कीमत 100 गुना कर दिया जाए और मशीन की बनी हुई वस्तु की कीमत की प्रॉफिट 1% किया जाए, उस दिन भारत देश में अमीरी और गरीबी का भेद समाप्त हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जो मशीन की प्रोडक्शन है उसकी प्रॉफिट 400-500 गुना हो रही है और जो हाथ की प्रोडक्शन है उसकी प्रॉफिट 1-2% तक सीमित रह रही है। जैसे फार्मर पैदा करता है पोटैटो, आलू की कीमत, गेहूं की कीमत, चावल की कीमत, दाल की कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है फिक्स कि आपको इस रेट में बेचना है। कॉटन फार्मर पैदा करता है, सरकार नक्की करती है आपको इस रेट में बेचना है। लेकिन उसी कॉटन का बना हुआ कपड़ा 10,000 रुपये, 25,000 रुपये का एक शर्ट बेच रहे हैं मुंबई में शीतल गारमेंट्स। वो उनको फ्रीडम है 2 मीटर कपड़ा 25,000 का बेच सके।
उनको फ्रीडम है कि 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा और 10,000 का बेच सके, लेकिन फार्मर जो पैदा करता है उसकी कीमत सरकार नक्की करती है। फार्मर पैदा करता है पोटैटो, आलू, उसकी कीमत सरकार नक्की करती है, आपको 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बेचना है, लेकिन उसी में थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट मिला करके पेप्सी कंपनी 250 रुपये किलो चिप्स हमको खिलाती है। रखने के लिए फ्रीडम है। तो मशीन की बनी हुई जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी कीमत जब हम 1-2% रखेंगे और हाथ की बनी हुई मटेरियल का प्रोडक्शन जब हम उसकी कीमत प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तभी हमारे किसानों की स्थिति और हमारे गरीबों की स्थिति दूर होगी, अन्यथा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। हम देखते हैं हमारा पड़ोसी देश चाइना है। 1982 में 1 अमेरिकन डॉलर के सामने भारत का 7 रुपये 25 पैसे होते थे और 1 अमेरिकन डॉलर के सामने चाइना का 8.5 RMB होता था, अर्थात चाइना से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी। 1988 से लेकर के 1995 तक चाइना की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी दोनों इक्वल थी। हमारी प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस दोनों पैरेलल, समानांतर थी। लेकिन 1995 से लेकर के 2012 तक चाइना की जीडीपी हमसे 3 गुना ज़्यादा हो गई, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई। हमारी 1.9 ट्रिलियन US डॉलर है, उनकी 7.6 ट्रिलियन US डॉलर उनकी जो है जीडीपी है। इतना प्रोग्रेस उन्होंने 17 वर्षों के अंदर 400 मिलियन पीपल को बिलो पुअर्टी लाइन से बाहर निकाल दिया। गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय 17 वर्षों में 40 करोड़ पब्लिक को उन्होंने बाहर निकाल दिया। जब हमने ये बात बीजिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माई जलाई से पूछा कि मुझे आप ये समझाइए कि इन 17 वर्षों में आपने कौन सा ऐसा चमत्कार किया कि जो 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आपने बाहर निकाल दिया, और आपकी जीडीपी इतना तेजी से ग्रोथ कैसे हुई? तो उन्होंने एक छोटा सा उत्तर दिया कि इंडिया और चाइना में सिर्फ एक फ़र्क है। हमने कहा क्या फ़र्क है? कहा हिंदुस्तान के लोग ये सोचते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन की किस्मत मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में लिखा जाएगा, लेकिन हमारे लीडर डंग जियाओपिंग को समझ में आया कि हमारे आने वाली जनरेशन की किस्मत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं, हमारी जनरेशन की किस्मत स्कूल की बिल्डिंग में लिखा जाएगा और हमारी तकदीर को लिखने वाला स्कूल के अंदर बैठा हुआ शिक्षक और अध्यापक होगा। ये भावना जब हमें समझ में आई, हमारे लीडर को समझ में आया और ये एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, हमारी प्रोग्रेस दुनिया में इस प्रकार सबके सामने आई। द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज इनलाइटमेंट्स। सुख का मूल ज्ञान है, ये हमारे लीडर को समझ में आया और हमें समझाया गया। रूस ने पॉलिटिकल रिफॉर्म किए, वो ख़त्म हो लिए, और लोगों ने अलग अलग तरीके से उन्नति किया, लेकिन हमारे लीडर ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए बहुत सी कोशिश की जो आज दुनिया के सामने हैं, और अब हम ये सोचते हैं कि इसको हम स्थिर किस प्रकार से बनाए रखें। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दुनिया के और देशों से जैसे तरक्की किया, जिस तरह से सोच अपनी आप को उन्होंने बढ़ाया, हमें इस देश को अच्छा रखना है। जब तक हम अमीरी गरीबी के भेदभाव को ख़त्म नहीं करेंगे, इकोनॉमी का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो नक्सलवाद ख़त्म नहीं कर पाएंगे, टेररिज्म ख़त्म नहीं कर पाएंगे, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन पर कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, हम सोसाइटी को प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते। इसे लाने के लिए लोगों की मानसिकता बदलनी होगी,
लोगों की सोच बदलनी होगी और सही एजुकेशन लाने की कोशिश करनी होगी। और जब सही एजुकेशन, सही सोच आएगी, तभी देश और दुनिया में हम लोगों की तरक्की होगी। यह भारत देश, अगर हम अतीत में देखते हैं तो इस देश में यदुनाथ सरकार बहुत बड़े राइटर हुए हमारे इस देश के। उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी कि जब मिट्टी के मकान होते थे, घास के छत होते थे, तब इस देश में कोई भी आदमी बेघर नहीं होता था। और जब बड़े बड़े फ्लैट और महल बनने लगे तो हमारी गुजरात में हमारी सरकार ने कहा कि हम 50 लाख लोगों को नया घर बना कर देंगे। 6 करोड़ गुजरात की बस्ती है। अब 6 करोड़ में अगर 50 लाख लोगों के पास घर नहीं है तो हमने विकास का नारा किस मुंह से हम लगाते? जब 50 करोड़ लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं हम 50 लाख घर बना कर देने वाले, इसका मतलब 50 लाख लोगों के पास घर नहीं है। जब लोग मिट्टी के दीवार में रहते थे, घास के छत में रहते थे, कोई बेघर नहीं रहता था। लेकिन जब से ये संचय की प्रवृत्ति बनी, हमने दुनिया का शोषण में कोई कसर हमने नहीं रखी। यदुनाथ सरकार ने बहुत अच्छी तरह समझाया, कहा जब हमारे देश के लोग संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं रखते थे तो कोई इस देश में भूखा नहीं सोता था। यदुनाथ सरकार तो कहेंगे ये तो भारतीय लोग हैं, अपनी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे थे और 2 फरवरी 1835 को जब ब्रिटेन वापस गए थे तो 1835 में कॉमन हाउस में उन्होंने बताया कि हमने यंगून, कराची, लाहौर, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता का ट्रैवल किया, पूरे देश को समझने की कोशिश किया। एक भी आदमी उस देश में हमको सिंगल आदमी भिखारी नहीं मिला। इस देश में जब कोई भिखारी नहीं था तो आज़ादी के 65 वर्ष के बाद आज 6 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्वीकार करती है। लॉर्ड मैकाले ने अपने स्पीच में ये भी बताया था कि हमने पूरे भारत देश को देखने पर यह एहसास किया, एक भी आदमी उस देश में असभ्य, अशिक्षित, असंस्कारी नहीं मिला और कहीं भी चोरी की घटना नहीं मिली और कोई चोर नहीं मिला। लेकिन आज हमारे देश के अंदर लॉर्ड मैकाले आ जाते और हमारी काली कारतूतों को देखते, लाखों करोड़ के करप्शन को देखते तो कुछ और लिखने के लिए विवश हो जाते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, 1924 में महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी अद्भुत चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 1924 में गांधी जी ने लिखा था कि एक न एक दिन ये देश आज़ाद होगा, सभी को सोचने की, समझने की, चिंतन करने की आज़ादी मिलेगी, सभी मनुष्यों के लिए खुली धरती और खुले आकाश होंगे, सभी को शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। लेकिन इस आज़ादी के साथ बहुत सी बुराइयां भी आएगी। जो सबसे बड़ी बुराई आएगी, देश जब आज़ाद होगा, राज्य का आश्रय खत्म होगा तो मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। असुरक्षित मनुष्य को सुरक्षित बनने के लिए जातिवाद बहुत तेजी से बढ़ेगा। जातिवाद के साथ साथ भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद का बोलबाला होगा। अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। चरित्र की पूजा कम होगी, पद और पैसे की पूजा प्रारंभ होगी। आप मनुष्य हैं, आप इज्जत के हकदार हैं, इसलिए आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपको इज्जत जब मिलेगी जब आपके पास पद होगा या आपके पास पैसा होगा। पद और पैसा हासिल करने के लिए क्राइम और करप्शन का नंगा नाच देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब बुराइयों का मतलब ये नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए और इन सभी चुनौतियों का समाधान एक है, वह है सही और उचित शिक्षा।
मेरा ख्याल है कि प्रत्येक सिटीजन को प्रोटेक्शन उस समय मिल जाएगा जिस दिन इस देश के नागरिक पद और पैसे की पूजा बंद करके चरित्र और योग्यता का सम्मान करना सीख लेंगे। उस दिन इस देश में क्राइम और करप्शन के लिए आखिरी रात होगा और हम सभी के लिए एक नया सवेरा होगा और एक सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा। प्रकृति ने, नेचर ने हमें सिखलाया है, सूरज ये प्रकाश है, दुनिया को सभी को समान रूप से देता है। हवा सभी को बराबर मिलती है, ऑक्सीजन, वाटर सबको बराबर मिलते हैं। इसीलिए इकोनॉमी, पावर, नॉलेज भी सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन हम अपने दिमाग और ताकत के कारण दुनिया पर हमने अपना अधिकार बना लिया है। हम देखते हैं सारे संसार के लोग लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक इस पृथ्वी में 8 देश हैं जिनको G8 कंट्री कहते हैं। ये 8 कंट्री, जो G8 कंट्री हैं, उनकी दुनिया की पॉपुलेशन 19% है, 19%। ये 19% लोग विश्व की 75% नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं और दुनिया की 81% पब्लिक 25% नेचुरल रिसोर्सेज पर जीवन जीने के लिए विवश है। और यही लोग इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं। यही लोग दुनिया में कहते हैं कि समानता आना चाहिए और यही लोग दुनिया को उपदेश देते हैं न्याय मिलना चाहिए, जो दुनिया में 75% नेचुरल रिसोर्सेज पर वो अपना अधिकार जमा कर बैठे। तो ये बात इक्वलिटी एंड जस्टिस न भाषणों से होगी, न सेमिनार से होगा। ये उस दिन कामयाब होगा जब लोगों का दिल और दिमाग सही होगा। जय हिंद। मुझे इजाज़त दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा रहा। अभी हमको यहाँ गांधीनगर CRPF में जाना है। कल और मेरे दोस्त साथ में आए हैं। अब मुझे, मेरा ख्याल है साहब माफ़ करेंगे और जाने की छुट्टी देंगे। थैंक यू, आभार।